बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने हुकूमती मंसूबों को तहस नहस करके रख दिया है। तवक्को ये थी कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर से जजेस दबाव बढ़ाएंगे, पार्लियामेंट की तरफ से भी दबाव डाला जाएगा, एस्टेब्लिशमेंट की हमायत हासिल है तो बिल आखिर चीफ जस्टिस सरेंडर कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, चूंकि उन्होंने वादे तौर पर जिस अंदाज के अंदर नोटिस जारी किया है, अब हुकूमत हवास बाख्ता हो चुकी है और हुकूमती सहाफी भी इस वक्त गर्म तवे पर बैठकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। शहर इक्तदार के अंदर इस वक्त मार्शल की ब्रेकिंग न्यूज है और ये खुद हुकूमती शख्सियत ने खबर दी है। इसकी तफसील मैंने आपके सामने रखनी है। हुकूमती वकला भी मुतारक है, उन्होंने हड़ताल की कॉल दी है, लेकिन जो इलेक्शन के जरिए आए हुए वकला है उन्होंने इसको रद्द कर दिया है और इस हवाले से भी एक बड़े तसादम का खतरा है। दौरान इद्दत निकाह का तीर चलाया गया। बुशरा बीबी ने जिस तरीके से जवाब दिया है, मुफ्ती सईद आप फंस गए हैं, उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई का आगाज होने जा रहा है। पहले हम इसी मौजू पर बात करेंगे और मैं उम्मीद करूंगा कि आप समाअत करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इमरान खान के खिलाफ मुसलसल कई इल्जामात लगाए गए। यकीनी तौर पर जब दीनी और शरई नौइयत के मामलात होते हैं तो हमें गुफ्तगू करते हुए एहतियात का दामन कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। उसकी वजह यह है कि हमारी सबसे पहली कमिटमेंट अल्लाह ताला और हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से है। लेकिन बादी नजर के अंदर जो खबर होती है और खबर देने वाला होता है उसको भी देखा जाता है। अब इल्जाम ये था कि इमरान खान से बुशरा बीबी का जो निकाह हुआ वो दौरान इद्दत हुआ। अब ये निकाह जो है शरई एतबार से फासद है, लेकिन इस्लाम लाहौर हाई कोर्ट और दीगर अदालतों के फैसले इस पर मौजूद है कि इसके बावजूद जो है ये निकाह जो है इसको आप जना नहीं कह सकते। इस हवाले से डिटेल जजमेंट से मैं उस पर नहीं जाता, लेकिन अब इस मामले के जब हवा दी गई और मुफ्ती सईद नामी मशकूक किरदार जब सामने लाया गया तो उसके बाद पता चला कि उसके अपने बयानात के अंदर तजाद है। और ये जो आज का बयान उनका गुज़श्ता रोज वीडियो जो चली है ये तकरीबन 2 महीने पुरानी बताई जाती है और अब इसके चलाने का मकसद क्या है? इसका मतलब है कि किसी के पास ये मौजूद थी। और मुफ्ती सईद वैसे भी एक मशकूक किरदार है जो किसी और के लिए हमेशा काम करता है। लेकिन हैरत की बात यह है कि इस तरह के लोग इमरान खान अपने दाएं बाएं रखते हैं या वो रहते हैं तो उनको खबर नहीं होती। ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अब जो उन्होंने दिया है, जो स्टाम्प पेपर दिया है, वो बयान हल्फी तो मैं ज्यादा नहीं पढ़ूंगा, लेकिन इतना उसके अंदर उन्होंने बताया है कि मुझे जो है वो कॉल आई ओन चौधरी की, बल्कि उस वक्त बताया गया कि लाहौर के अंदर डिफेंस में ले जाया गया, वहां पर मैंने निकाह पढ़ाया। फिर थोड़े अरसे के बाद मुझे पता चला, फिर कॉल आई कि जनाब ये थोड़ा सा खराब हो गया मामला, दौरान इद्दत हो गया तो आप दोबारा मैंने निकाह पढ़ा दिया। अब इस पर एक उन्होंने तीसरी बात की कि जनाब ये इसलिए हुआ क्योंकि इमरान खान के लिए ये शर्त थी कि आप निकाह जल्दी करें ताकि आप वजीर आजम बन सके। अब ये बयानात जो उन्होंने ऑलरेडी जावेद चौधरी को इंटरव्यू दिया है, उस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने कहा कि मुझे तो इल्म नहीं है कि क्यों निकाह पढ़ाया गया। इसका मतलब है कि उनका बयान के अंदर वादे तौर पर तजाद आ गया मुफ्ती साहब के बयान पर। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ ने, अगरचे ये इमरान खान का जाती मौकफ इस पर आना चाहिए, लेकिन चूंकि खुद अब बुशरा बीबी का मौकफ आ गया वीडियो की सूरत के अंदर और खुद मुफ्ती साहब ने उसको इंडोर्स किया हुआ है। अब आप अंदाजा कर लें कि किस तरह किस बंदे को इस्तेमाल किया जाता है। अब ये पूरा जो वीडियो स्टेटमेंट है इसने पूरी कहानी वो खोल के रख दी है कि दरअसल ये मामला जो है अगर इद्दत के दौरान भी वो सारी चीजें जो है वो हुई नहीं है अगरचे। लेकिन पहले मैं मुफ्ती साहब का आपको वीडियो सुनाता हूँ। फरमा दे फुकहा ने मसाइल में लिखा है, आप शामी के निकाह बाब देख लें, बहुत तफसील से उसमें रहनुमाई की है। फुकहा ने लिखा है कि बहुत से अकवाल ऐसे हैं जिनमें औरत का कौल मोतबर है। बस औरत का कह देना कि मेरी इद्दत गुजर गई, खत्म हो गई बात, चाहे वो 3 महीने से पहले कह दे। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के जमाने में हुआ था ऐसा वाकया, तो अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया था कि औरत का कह देना काफी है। औरत ने कहा मेरी इद्दत गुजर गई। अय्याम आमतौर पे 1 महीने के बाद वो साइकिल है ना पूरा, लेकिन उससे कहा जल्दी पूरा हो गया, खत्म हो गई बात। उससे हुआ जब मेरे निकाह की खबर चल रही थी। अब ये मुफ्ती सईद साहब खुद कहते हैं कि इस मामले के अंदर जो औरत की गवाही है वो सबसे मोतबार है शरई एतबार से, लिहाजा हम टेक्निकलिटीज के अंदर नाम वजात देते हैं कि ये सच्चा कौन है, चूंकि ये एक खालस शरई मामला है। लेकिन यहां पर खुद इसी मुफ्ती साहब के बकौल बुशरा बीबी ने जो इंटरव्यू नदीम मलिक को दिया था वहां पर भी इद्दत का सवाल था। चूंकि ये एक सहाफियों के जरिए एक तरीका होता है वो सारा चलाया जाता है। तो अब थोड़ा सा मैं आपको चाहता हूं बुशरा बीबी ने जो जवाब दिया है और अब जो तहरीक इंसाफ करने जा रही है वो भी आपको बताऊंगा
یہ ذرا آپ سن لیں. عدت میں لوگوں کو بتا دوں کہ جب میں اپنے گھر سے نکلی تھی تو میرے گھر میں ہی میں عدت پوری کر کے نکلی تھی. میرے جو پچھلے ہسبینڈ تھے وہ ایک دین کے اوپر بڑا چلتے ہیں. انہوں نے کہا ہم پہلے یہ عدت گھر میں کریں گے جیسے ایک قرآنی طریقہ تھا. اس کے بعد جب میں گھر سے نکلی میں چاہتی تو میں اگلے دن بھی شادی کر سکتی تھی. میں نے تو اس کے 5-6 بلکہ شاید 7 مہینے. اب یہ انہوں نے بتایا جی کہ میں عدت پوری کر کے نکلی ہوں، تو بقول مفتی صاحب کے بھی یہ اب عورت کا جو بیان ہے بشرا بی بی کا وہ مانا جائے گا شرعی اعتبار سے، اور یہ سارا معاملہ ختم ہو گیا. تو اب اس پر جو ہے وہ عمران خان کارروائی کرنے جا رہے ہیں اس مفتی سعید کے خلاف، جو اظہر صدیق ایڈوکیٹ کی وساطت سے جو انہوں نے بتایا ہے کہ قذف کا قانون اس پر لگے گا، کوڑے لگیں گے. جو اسلامی طریقہ ہے وہ بھی ایک حد ہے کہ آپ کسی پر غلط اور جھوٹا الزام لگاتے ہیں. پھر مفتی صاحب نے دعوے اور بھی تضادات ہیں. میں اب زیادہ چونکہ اور خبروں پر بات کرنی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے کے اندر جو ہے وہ اس کو ہائی لائٹ کرنا، میڈیا کے اندر مزید جو ہے اس طرح کی باتیں کرنا، چونکہ پہلے بھی عمران خان کے خلاف اس طرح کے معاملات استعمال ہوئے ہیں. خود عمران خان مانتے ہیں کہ میں غلطی اور خطا کا پتلا ہوں، میں جب مسلمان نہیں تھا تو یہ کرتا تھا. اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے آپ کو فرشتہ ہونے کا دعویٰ ہی نہیں کرتے. اب وہ کہتے ہیں کہ بھئی میں ٹھیک ہو گیا اور میں اپنے ملک اور قوم کے لیے یہ کر رہا ہوں. خاص طور پر جب مقابلے میں زرداری، آصف زرداری ہو، فضل الرحمان ہو یا نواز شریف ہو، تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ یہ کم از کم حق ادھر تو نہیں ہے جہاں پر یہ کھڑے ہیں. اب ایک اور بڑا معاملہ ہے جی اس وقت جو سیاسی وکلاء ہیں. ایک ہوتی ہیں بار ایسوسیشنز. بار ایسوسیشنز جو ہے وہ ظاہر ہے ایک الیکٹڈ پوری باڈی ہوتی ہے اور اس کے اندر حکومت کا وہ عمل دخل نہیں ہوتا، تو اس کا جو ہمارے وکلاء ہے وہ بڑا ریگارڈ کرتے ہیں. لیکن اس وقت جو ہے پاکستان بار کونسل، پنجاب بار کونسل، یہ جو بار کونسل ہوتی ہیں یہ حکومتی اس وقت جو لوگ ہیں، آدم نذیر تارڑ ہے، فاروق ایچ نائک ہے، یا آپ کہہ لیں کہ احسن بھون ہے، وہ حکومتی جو لوگ ہیں جو آلریڈی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا حصہ ہے. انہوں نے اب جو چیف جسٹس بندیال صاحب نے 8 رکنی بینچ بنایا ہے اس پر چیخو پکار ہے. آپ اندازہ کریں 3 رکنی بینچ جو پھر بھی رو رہے ہوتے ہیں، 5 رکنی ہو، 7 رکنی ہو، اور اب 8 رکنی ہے تو پھر بھی چیخو پکار ہو رہی ہے. اب اس معاملے کے اندر جو ہے ایک بڑی عام ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ اس وقت جو نون لیگی صحافی ہیں وہ اپنے آپ کو کہتے تو نہیں ہے نون لیگی، لیکن وہ گرم توے پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ان کی تھر تھراٹ اور ان کے وہ جو سمیل ہے وہ آ رہی ہے اس وقت پاکستانی قوم کو کہ ان کو کیا ہو گیا ہے، پریشان ہو رہے ہیں. اب معاملہ تو ہے بڑا آئینی، 8 رکنی بینچ بن گیا. بھائی اس نے فیصلہ کرنا ہے، آئین اور قانون کے مطابق فیصلے پر آپ تنقید کر لیں. لیکن اب جو ہے حکومتی وکلاء نے ہڑتال کی کال دے دی ہے کہ کیونکہ ابھی قانون بنا نہیں اور چیف جسٹس صاحب نے نوٹس لے لیا ہے اور اس وجہ سے یہ معاملہ خراب ہے. لیکن اس ہڑتال کو سپریم کورٹ بار ایسوسیشن، ہائی کورٹ بار ایسوسیشن لاہور اور باقی جو بار ایسوسیشن ہیں انہوں نے ریجیکٹ کر دیا ہے. تو ایک طرف اس وقت جو اعتزاز احسن، لطیف خوسا صاحب، شعیب شہین صاحب اور باقی ڈاکٹر بابر آبان ہوں، سلمان اکرم راجہ ہوں، دیگر سینئر جو وکلاء ہیں ان کے ساتھ اس وقت اصل وکلاء کھڑے ہو گئے. حکومتی وکلاء جو ہے ان کی ہڑتال پر انہوں نے کہا ہے ہم ہڑتال نہیں کریں گے. تو یہ ایک سپریم کورٹ کے سامنے چونکہ بڑی تعداد کے اندر وکلاء آج جمع ہو رہے ہیں تو خدا نخواستہ کوئی تصادم نہ ہو، لیکن ظاہر ہے سیکیورٹی کا بندوبست ہوگا. اب دوسری طرف آپ دیکھیے کہ حکومتی اتحادیوں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہو گئی ہے، ظلم ہو گیا ہے. یہ چیف جسٹس صاحب نے کیا کر دیا ہے، ہمارے سارے منصوبے فیل ہو گئے ہیں اور ہم نے جو پلان بنائے تھے، جو ڈیل کی تھی، جو طے کیا تھا وہ تو خراب ہو جائے گا. اگر الیکشن ہوا تو عوام سے یہ ڈر رہے ہیں، اندازہ کر لیں، ووٹ سے ڈر رہے ہیں، جس ووٹ کی عزت کی بات کرتے تھے. اب ان کو پتا ہے کہ عوام نے ووٹ نہیں ڈالنے. ہم نے جو عوام کے ساتھ 1 سال میں کیا ہے تباہی بربادی کر کے رکھ دی ہے، لوگ اس وقت جھولیاں اٹھا کے بد دعائیں دے رہے ہیں، تو عوام کا سامنا کیسے کریں گے؟ تو اب الیکشن سے بھاگنا ہے، لہذا سپریم کورٹ چیف جسٹس نے جو ہے وہ مینج ہونے سے انکار کر دیا ہے. تو اندر سے بھی دباؤ ڈالا گیا ہے لیکن وہ دباؤ اب ٹھوس ہو گیا ہے. اب یہاں پر جو ہے انہوں نے کہا کل ہم نکلتے ہیں اور پھر سپریم کورٹ کو گالیاں دیتے ہیں. تو حکومتی اتحادیوں نے انتہائی عام پریس کانفرنس رکھ لی ہے 10 بجے. ابھی آپ سنیں گے 10 بجے پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں. سپریم کورٹ پر چیف جسٹس پر حملے کریں گے اور پھر وہ کریں گے کہ ہم نہیں مانتے، چونکہ اب یہ نائل ہو جائے گا شہباز شریف یا کابینہ، چونکہ ان کو نظر آ رہا ہے یہ ان کا. میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ بھئی آپ کو کس نے لکھ کر دیا ہے کہ آپ اس ملک کے جو ہے وہ مالک ہیں؟ پاکستان کی 23-24 کروڑ عوام اس ملک کی مالک ہے.
इस बात को समझना पड़ेगा। सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट के कंधे पर बैठकर इस तरह अवाम पर सवार होना, ये मेरा ख्याल है आप जमहूरी दौर जिस तरह का एक दौर आ गया है, जदीद दौर, इसके अंदर शायद बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि सब मिलकर इलेक्शन को जो रोक रहे हैं, आइन शिकनी के मुर्तकिब हो रहे हैं और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी वायोलेट कर रहे हैं। और वो सारी जो प्लानिंग है, नवाज शरीफ आवेगा तो फिर लग पता जावेगा, वो हो रही है फेल। अब नवाज शरीफ तो सऊदी अरब से वापस पाकिस्तान आने के बजाय जो है वो जाएंगे लंदन, लेकिन यहां पर हो सकता है वो इधर आ जाए। अब इसके लिए पूरी कोशिश हो रही है हुकूमत से कि हमारे जो गले से घंटी है वो भी उतरे और किसी तरीके से मार्शल लॉ ही आ जाए। यानी इमरान खान नहीं आएगा, वोट ना हो, लेकिन इमरजेंसी लगे या मार्शल लॉ हो। इमरजेंसी तो अदालत ने उड़ा देनी है, मार्शल लॉ के अंदर अदालतें वो भी जाएं तो हालात ऐसे हैं कि ये अवाम मार्शल लॉ को भी उठा देगी। यानी इस वक्त मार्शल लॉ के खिलाफ अवाम भरपूर मदामत करेगी, क्योंकि लोग समझते हैं कि तहरीक इंसाफ के मैंडेट पर डाका डाला जा रहा है। और वैसे भी आइन शिकनी है, आर्टिकल 6 है, उसके अंदर किसने आना है वो एक मुश्किल होगा। अब यहां पर यह डराना शुरू हो गया। खुद एक ऐसा वकील जो उधार पर दिया गया था, वो उधार पर दिया गया जो वकील है, वो कह रहा है इरफान कादर, उसने कहा है जी अगर ये ना हुआ, ये 5-6 दिन बड़े आम है, यानी वो जो कानून है अगर वो पास नहीं होता और चीफ जस्टिस को मैनेज करने के अंदर हम कामयाब ना हुए तो फिर वो कहता है जी मार्शल लॉ लग जाएगा। अब मार्शल लॉ से ये डरा रहा है इरफान कादर। सुप्रीम कोर्ट बिल पर 8 रुकनी लार्जर बेंच बनाकर चीफ जस्टिस मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए हैं। ये हुकूमती वकील है, यानी मुआविन खसूसी वजीर आजम का मिली भगत है। फिर वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहता है मुझे आप मुंशी ना कहें, यानी वो बंदा मिला हुआ है। वहां एक मुआविन खसूसी इस्तीफा दे रहा है सिर्फ इसलिए कि वो जज के सामने बदतमीजी से बात कर लेता है, तो उसके ना कानून की कोई एक्सपर्टी है, उसकी यही क्वालिटी है। और फिर वो बंदा जो है वो जाके इलेक्शन कमीशन का बन जाता है वकील। और अब इलेक्शन कमीशन का मौकफ अदालत में यह है कि भाई हम इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हैं, हमें तो फौज सिक्योरिटी नहीं मुहैया कर रही, वजारत दिफा, हमें तो पैसे नहीं मिल रहे। लेकिन ये चूंकि हुकूमती बंदा है और वकील होके भी अब ये कह रहा है कि चीफ जस्टिस और हुकूमत में लड़ाई बढ़ी तो आइंदा 5-6 दिन नाम है मार्शल लॉ लग जाएगा। तो बाकायदा हुकूमती बंदे ने अब मार्शल लॉ की धमकी दे दी है और बता दिया है कि भाई अवाम से हम इतना डरते हैं, आइन और कानून से हम इतना डरते हैं, हमारे साथ जो डील हुई है वो खराब हो रही है, चूंकि अब मुल्क जो है वो बर्बाद हमने पहले ही कर दिया है, आखिरी किनारे पे पहुंचा के हमने ये देना है एस्टैब्लिशमेंट को कि भाई आप अब संभालें, चूंकि आप जो हमारे साथ जो भी हुआ था वो पूरा नहीं हुआ। तो आज से असल सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जो जंग है हुकूमत की वो शुरू हो रही है। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनेंगे, मैं भी सुनता हूं, मजीद अपडेट्स आपके सामने रखूंगा। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।